हेलो गाइस, नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। अब तक टाइम स्पीड डिस्टेंस के टॉपिक में हम आपको 35 क्वेश्चन डिस्कस करा चुके हैं। 36 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली बस 6 घंटे 15 मिनट में दूरी तय करती है। यदि यह 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उतनी ही दूरी तय करे तो उस दूरी को तय करने में उसे कितना समय लगेगा। हम एस इजिकल टू डी अपॉन टी इस फॉर्मूले को तो भली भांति जानते ही हैं। और जब इस फॉर्मूले में डिस्टेंस फिक्स हो, डिस्टेंस इक्वल हो तो शेष जो दो टर्म होते हैं वो आपस में इनवर्सली का रिलेशन बनाते हैं। स्पीड का रेशियो पता होगा तो हम टाइम का रेशियो निकाल सकते हैं, और टाइम का रेशियो पता होगा तो हम स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं। ऐसा ही केस इस क्वेश्चन में देखा गया है। डिस्टेंस दोनों केसेस में इक्वल है, चाहे 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ट्रेवल की गई हो दूरी और चाहे वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से ट्रेवल की गई हो दूरी, दोनों वो दूरी समान समान है। तो हम यहां पर क्या करेंगे कि फर्स्ट स्पीड का रेशियो फाइंड आउट करेंगे। एस आई यानी कि इनिशियल स्पीड, एस एफ यानी कि फाइनल स्पीड। एस आई दे रखी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और फाइनल स्पीड दे रखी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका अगर हम रेशियो बनाएंगे तो 10 से दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। फाइनली हमें रेशियो देखने को मिलेगा स्पीड का 4:5, 4:5 देखने को मिलेगा। जब डिस्टेंस फिक्स है, डिस्टेंस इक्वल है, तो हम टाइम का रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। जस्ट इसका रिवर्स कर देंगे तो हमें टाइम का रेशियो देखने को मिलेगा, TI/TF देखने को मिलेगा 5:4। अब हमें यहां पर एक टाइम दे रखा है, रेशियो दोनों पता है हमें टाइम के, लेकिन एक टाइम हमें एक्चुअल में दे रखा है 5 यूनिट यहां दे रखा है, और यहां पर रियलिटी में हमें समय भी दे रखा है जो कि 6 घंटे 15 मिनट है। 6 घंटे 15 मिनट को हम ओवरऑल आवर्स में जब कन्वर्ट करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा 6 से 1/4, जिसे हम कह सकते हैं 25/4 आवर, 25/4 आवर। ठीक, तो 5 बराबर दे रखा है हमें 25/4 आवर। 5 का मीन्स है, 5 यूनिट का मीन्स है 25/4 आवर। अरे तो 4 यूनिट का मीन्स कितना है, फाइनल समय कितना है, 4 बराबर कितना है, जो वैल्यू होती है उसे एच लिखते हैं, जो था उसका डिवाइड, जो चाहिए उसका मल्टीप्लाई। 5 से 25 कटेगा 5 बार, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली हमें जो समय देखने को मिलेगा फाइनल, वो 5 आवर देखने को मिलेगा, 5 घंटे देखने को मिलेंगे, 5 घंटे देखने को मिलेंगे। ऑप्शन देखने को मिलेगा हमें फोर्थ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक कार 1 सेकंड में 20 मीटर चलती है, उसकी किलोमीटर प्रति घंटा में गति ज्ञात कीजिए। 1 सेकंड में 20 मीटर चलती है, एक्चुअल में स्पीड दे रखी है 20 मीटर पर सेकंड की, एक्चुअल में स्पीड दे रखी है 20 मीटर पर सेकंड की। अब इसे हमें किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना है। मैंने आपको, जब भी आप यूनिट चेंज करें तो उसके लिए मैंने आपको एक तरीका बताया है कि आप किस ओर जा रहे हैं वही स्वरूप धारण कर लें। आप किस यूनिट की ओर जा रहे हैं वही स्वरूप धारण कर लें। आप मीटर पर सेकंड छोटी यूनिट है और आप जा रहे हैं किलोमीटर प्रति घंटे की ओर, बड़ी यूनिट की ओर जा रहे हैं, बड़ी यूनिट की ओर जा रहे हैं। आपके पास जनरली चेंज करने के लिए ये 2 नंबर्स होते हैं, 18 और 5। आपको इसी बात में कंफ्यूजन रहता है कि आप 18 का मल्टीप्लाई करेंगे या 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 18 का डिवाइड देंगे या 5 का डिवाइड देंगे। तो आप इसे कैसे अप्लाई करेंगे, आप जिसकी ओर जा रहे हैं वैसा ही स्वरूप धारण करें। बड़े की ओर जा रहे हैं तो बड़े का मल्टीप्लाई, छोटे का डिवाइड, छोटे की ओर जाते तो छोटे का मल्टीप्लाई करते, बड़े का डिवाइड देते। आसानी से आप चेंज कर पाएंगे। यहाँ पे चेंज करेंगे तो 5 से ये 20 कटेगा 4 बार, और 18 चौक 72, 72 किलोमीटर प्रति घंटा में स्पीड देखने को मिलेगी। ऑप्शन देखने को मिलेगा सेकंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी क्वेश्चन कुछ उसी तरीके से है। 54 किलोमीटर प्रति घंटा की कार की स्पीड दे रखी है, इसे हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। 54 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड दे रखी है, इसे हमें चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। आप देख सकते हैं किस यूनिट की ओर जा रहे हैं, बड़ी से छोटी यूनिट की ओर जा रहे हैं, बड़ी से छोटी यूनिट की ओर जा रहे हैं। छोटी यूनिट की ओर जा रहे हैं तो छोटे का मल्टीप्लाई, बड़े का डिवाइड। अब 18 से 54 कटेगा 3 बार, और 3 का 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 15 देखने को मिलेगा। 5 15, यानी कि 15 देखने को मिलेगा, स्पीड देखने को मिलेगी हमें 15 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन देखने को मिलेगा फर्स्ट। इजी इजी से क्वेश्चन है, आपको बस कन्वर्ट करने के इस तरीके को फॉलो करना है, आपको कहीं कोई भी तकलीफ नहीं होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टाइप सेकंड स्टार्ट हो चुका है
और इस टाइप में आपको ज्यादातर ट्रेन के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ट्रेन की जो बेसिक बेसिक से फिगर्स हैं, जो डायग्राम है, उनको आपको समझाता हूं, और आप उन डायग्रामों को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे तो आपको कतई कभी भी रेलगाड़ी की किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी। वो डायग्राम क्या है, उन डायग्राम को मैं बारी बारी से बताता हूं। एक बात आप हमेशा परमानेंट अपने दिमाग में स्टोर कर लीजिएगा कि ट्रेन किसी भी चीज को पार करे, इवन वो कुछ भी हो, ट्रेन अपने आप को तो पार करती करती है। और आपको इस फॉर्मूले को कभी फॉरगेट नहीं करना है। यही फॉर्मूला हम यहां पर भी देखेंगे। बस कहने के यहां पर मायने बदल जाएंगे, स्पीड को कुछ अलग तरीके से हमें अप्लाई करना होगा, डिस्टेंस को कुछ अलग तरीके से अप्लाई करना होगा। डिस्टेंस को किस तरीके से हम अप्लाई करेंगे आपको बताते हैं। ये आपको दोनों टर्म को आपको समझना होगा, बाकी फॉर्मूला आपको एज इट इज ही लागू करना है। यही फॉर्मूला है। आइए मैं आपको वो केसेस बताता हूं। वो केसेस क्या 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 है। फर्स्ट केस, ट्रेन किसी खंबे को पार करती है। ट्रेन किसी खंबे को पार करती है। हमारे पास फॉर्मूला यही है, एस इक्वल टू डी अपॉन टी। अब ट्रेन किसी खंबे को पार करती है तो खंबा तो ट्रेन के सामने बहुत ना के बराबर होगा, नेग्लिजिबल होगा। ट्रेन ने एक्चुअल में किसी खंबे को पार नहीं किया है, ट्रेन ने एक्चुअल में अपने आप को पार किया है। ट्रेन का हेड था यहाँ पर और अपने आप को क्रॉस कर गई है और यहाँ पर इसका टेल आ चुका है। और दैट अपने आप को पार करती है। किसी खंबे को पार करना अपने आप को पार करना होता है। मैं आपसे पहले ही बोल चुका हूं, ट्रेन किसी भी चीज को पार करे अपने आप को पार करती है। और जब भी ट्रेन के सामने कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो जो ना के नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है, तो आप उसे आप कभी भी डिस्टेंस में ऐड नहीं करेंगे, कभी डिस्टेंस में आप जोड़ेंगे नहीं। और दैट लेट यहां पे मैं मान लेता हूं किसी, यहां पे डिस्टेंस, अब बस यहां पे देखना डिस्टेंस का यूज कैसे होता है। एस इक्वल टू डी अपॉन टी है। यहां पे किसी व्यक्ति को पार करना बोला गया था, लेकिन एक्चुअल में व्यक्ति की तो कोई डिस्टेंस है नहीं है। एक्चुअल में ट्रेन ने अपनी खुद की लेंथ को पार किया। यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगी, लेंथ ऑफ ट्रेन होगी। आपको ये केस समझ आया होगा। फर्स्ट केस यही है। गॉट दैट। अच्छा, सेकंड केस क्या है। सेकंड केस है ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है, खड़े व्यक्ति को पार करती है। किसी खड़े व्यक्ति को पार करती है तो बिल्कुल केस ऐसा ही बनेगा जैसे कि किसी खंबे को पार करना होता है। बिल्कुल यहीं पे मैं उसको उस डायग्राम को बना देता हूं। किसी खंबे को पार करना या किसी खड़े व्यक्ति को पार करना, दोनों का लॉजिक एक ही है। और दैट अब मैं बात करता हूं सेकंड केस, किसी चलते हुए व्यक्ति को पार करना। लेंथ ऑफ ट्रेन एल एज्यूम करता हूं और कोई व्यक्ति है उसी दिशा में चल रहा है जिस दिशा में ट्रेन चल रही है। और यहां पर हम अप्लाई करेंगे रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट भी। स्पीड को भी आपको यहां पर चेंजिंग देखने को मिलेगी। किस तरीके से चेंजिंग देखने को मिलेगी, अपने ट्रेन की खुद की स्पीड में मान लेता हूं S1 और ट्रेन की स्पीड व्यक्ति की स्पीड में मान लेता हूं S2। समान दिशाओं में चलते हैं तो चालें घट जाती हैं, तो स्पीड यहाँ पे क्या देखने को मिलेगी, रिलेटिव स्पीड। और रिलेटिव स्पीड समान दिशाओं में S1 S2। और ट्रेन के सामने व्यक्ति की जो लेंथ होगी वो ना के बराबर होगी, तो यहाँ पर डिस्टेंस जो हम एज्यूम करेंगे वो केवल और केवल लेंथ की ट्रेन की लेंथ एज्यूम करेंगे। ट्रेन की लेंथ एज्यूम करेंगे। बस आपको इस फॉर्मूले को अपने दिमाग में रखना होगा जब भी ऐसा केस देखने को मिले कि किसी चलते हुए व्यक्ति को पार करे और समान दिशा में। एक केस ऐसा होता है कि यदि व्यक्ति सामने से ट्रेन को क्रॉस कर रहा हो, यानी कि विपरीत दिशा में चल रहा हो व्यक्ति, तो उस केस में क्या होगा, आपको डिस्टेंस को तो ऐसे ही रखना होगा। वहां पर हम लेंथ ऑफ ट्रेन ही लेंगे। बस आपको क्या करना होगा, स्पीड को आपको विपरीत दिशा में चलते हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, जुड़ जाती है। समान दिशा में चालें जुड़ जाती हैं। तो आपको S1 S2 करना होगा जब व्यक्ति विपरीत दिशा से ट्रेवल कर रहा हो, एक दूसरे के अपोजिट में हो दोनों, तो आपको चालें जोड़ देनी है। डिस्टेंस इक्वल टू L अपॉन T। सेकंड केस आपके लिए ये होना चाहिए। थर्ड केस क्या होगा, थर्ड केस को मैं आपको बताता हूं। इसको मैं आपको राइट डाउन कर लेना। यही आपको फिक्स पैटर्न है, यही फिक्स आपके डायग्राम है, इनको आप अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा।
और आपको ट्रेन में कतई परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं थर्ड केस। ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, प्लेटफॉर्म को पार करे, प्लेटफॉर्म को पार करे, खुद की लेंथ तो होगी होगी। अब यहां पर हमें क्या करना होगा, एस इक्वल टू डी अपॉन टी फॉर्मूला होता है। यहां पर हम क्या करेंगे कि यहां पर डिस्टेंस जो लेंगे वो लेंथ ऑफ ट्रेन भी लेंगे और प्लेटफॉर्म की भी लेंथ लेंगे, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म भी लेंगे। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। अब तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि इस लेंथ ऑफ ट्रेन तो है ही है, अब प्लेटफॉर्म की भी लेंथ है कुछ, इसे आप नेग्लिजिबल नहीं मान सकते हैं। इसको यहाँ पर आपको कुछ ऐड करना होगा, जो कुछ भी यहाँ पर दे रखी हुई प्लेटफॉर्म की लेंथ। आपका एक ये केस हो गया, ये थर्ड केस रहा। फोर्थ केस क्या हो सकता है? फोर्थ केस ये है कि ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन की एकदम सिचुएशन स्टैंडिंग है, किसी खड़ी ट्रेन को पार करती है, किसी प्लेटफॉर्म को ट्रेन खड़ी है उसको पार करती है। तो वहां पर हम क्या करेंगे, वहां पर हम क्या करेंगे कि इस ट्रेन की लेंथ में मानता हूं L1 और इस ट्रेन की मैं लेंथ मानता हूं L2। रनिंग ट्रेन की स्पीड में मानता हूं S किलोमीटर प्रति घंटा, और यहां पर ये ट्रेन खड़ी है तो इसकी स्पीड तो होगी ही नहीं, तो यहां पर हम S इक्वल टू डी अपॉन टी केवल स्पीड लेंगे, चलती हुई ट्रेन की स्पीड, डी लेंगे L1 प्लस L2 अपॉन टाइम। ये फोर्थ केस रहा आपका, इनको आप अच्छी तरीके से समझ लेगा। एक और केस है चलती हुई ट्रेन का, चलती हुई ट्रेन का। फिफ्थ केस क्या हो सकता है? एक ट्रेन है, ये दूसरी ट्रेन है, और दोनों ट्रेनें चल रही है, ये S1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और ये S2 किलोमीटर, कुछ भी हो, किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है तो किलोमीटर प्रति घंटा मानना, और मीटर पर सेकंड दे रखी है तो मीटर पर सेकंड मानना। ये S2 दे रखी है, इस ट्रेन की दे रखी है लेंथ L1 और इस ट्रेन की लेंथ दे रखी है L2। यहां पर हम क्या देखेंगे, समान दिशा में चलेंगे तो चाल है घटा देंगे, और यहां पर डिस्टेंस जो होगी L1 और L2 दोनों ट्रेनों की लेंथ हम जोड़ेंगे, और लेंथ हमेशा जोड़ते हैं, बस आपको स्पीड को दिमाग में रखना होगा। स्पीड समान दिशा में चलते हैं तो घट जाती है, विपरीत दिशा में चलते हैं तो जुड़ जाती हैं, और टाइम जैसा रखते थे वैसे ही रखें। ये आपका फिफ्थ केस है। एक और केस है, मैं उसे यहीं पे राइट डाउन कर देता हूं कि जब दोनों ट्रेनें विपरीत दिशा में चलती हो तो वहां पर चालें जुड़ जाती हैं, वहां पर चालें जुड़ जाती हैं, वहां पर चालें जुड़ जाती हैं। आपका इसी का ये सेकंड केस है, इस ट्रेन का, इसी ट्रेन की कंडीशन का ये सेकंड केस है। ठीक है, फिफ्थ का फर्स्ट केस, फिफ्थ का सेकंड केस। अब एक लास्ट केस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस है, उसे आप अच्छी तरीके से समझेगा। आपसे बोला जाएगा कि एक ट्रेन है किसी दूसरे ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति को पार करती है। एक चलती हुई ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति को पार करती है। एक ट्रेन है किसी दूसरे ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति को पार करती है। ट्रेन भी जो क्या है वो समान दिशा में चलती है, और इसमें बैठे हुए व्यक्ति को पार करती है। इसमें कोई व्यक्ति बैठा है उसको पार करती है, इसमें एक व्यक्ति बैठा है उसको पार करती है। इसकी स्पीड में मान लेता हूँ S1, इसकी स्पीड में मान लेता हूँ S2, इसकी लेंथ में मान लेता हूँ L1, इसकी लेंथ में मान लेता हूँ L2। यहां पर आपको दिमाग में रखना होगा, और यहीं पर ज्यादातर स्टूडेंट गलती करते हैं। यहां पर हमें फोर्सफुली बोला गया है किसी दूसरे ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करती है, तो व्यक्ति को पार करती है उस समय पर आपको उस ट्रेन की लेंथ नहीं लेनी होगी, उस ट्रेन की लेंथ नहीं लेनी होगी। रिलेटिव स्पीड कॉन्सेप्ट आप समान दिशा में चलें तो घटा देंगे, विपरीत दिशा में चलें तो जोड़ देंगे, वो अप्लाई आप अच्छी तरीके से कर पाएंगे। लेकिन कभी भी आप उस ट्रेन की लेंथ को कभी भी इंक्लूड नहीं करना जिस ट्रेन में व्यक्ति बैठा है। समान दिशा में चल रहे हैं यहाँ पर S1 S2, लेकिन जो हम डिस्टेंस लेंगे वो केवल जिस ट्रेन में व्यक्ति बैठा नहीं है उस ट्रेन की लेंथ लें। और दैट कभी भी आपको ये दे भी रखी हो, कभी भी सेकंड ट्रेन जिस ट्रेन में व्यक्ति बैठा उसकी दे भी रखी हो तो कभी भी आपको इंक्लूड नहीं करना है। अच्छा, एक केस ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता विपरीत दिशाओं में दोनों ट्रेनें चल रही हो, उस समय पर आप यहाँ पर
विपरीत दिशा में ये समान केस है, यहाँ पर माइनस कर लेना और विपरीत दिशा में जोड़ देना। यहां पर भी आप समान में चले चाहे विपरीत में चले, आपको कभी भी उस ट्रेन की लेंथ नहीं लेनी है जिस ट्रेन में व्यक्ति बैठा है। ये 6 केस था और इस 6 केस के ये सेकंड और फर्स्ट 2 केस थे। आशा करता हूँ आपको ये जितने ही मैंने आपको 6 केस बताए हैं अच्छी तरीके से समझ आए होंगे और इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है, नहीं जाता है, नहीं जाता है। मैं आपको एकदम 100% एश्योरेंस देता हूँ कि इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है। आपको जो भी मैंने डायग्राम बताए इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता। अब करते हैं क्वेश्चन को। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म की लंबाई परस्पर बराबर है। एक रेलगाड़ी है और एक प्लेटफॉर्म है, परस्पर लंबाई बराबर है। 90 किलोमीटर घंटे की गति की रफ्तार से रेलगाड़ी 1 मिनट में पूरे प्लेटफॉर्म पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में बताइए। हमको दे रखा है एक रेलगाड़ी है और एक प्लेटफॉर्म है, जितनी इसकी लेंथ है उतनी इस प्लेटफॉर्म की लेंथ है। मैंने लेट में मान लिया कि L किलोमीटर है। अब कंडीशन, आपको उस कंडीशन को कभी नहीं भूलना है कि जब स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में हो तो उस समय पे डिस्टेंस किलोमीटर में होगी और समय आर में होगा। जब स्पीड मीटर पर सेकंड में हो तो डिस्टेंस मीटर में होगी और समय सेकंड में होगा। इस केस को आपको हमेशा हमेशा दिमाग में रखना होगा जब तक आप स्पीड डिस्टेंस टाइम पढ़ें। अच्छा, कितने समय में पार कर जाती है? 1 मिनट में। 1 मिनट बोले तो 60 सेकंड में। ठीक, अब मैं सभी चीज को मैं मानता हूं मीटर में, क्योंकि रिक्वायरमेंट किसमें? मीटर में। लेंथ में मान लेता हूं लेंथ ऑफ ट्रेन L मीटर है और लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म L मीटर है। S इक्वल टू D अपॉन T होता है, जिसमें डिस्टेंस क्या होगी? किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही, किसी प्लेटफॉर्म को पार करना, अपने खुद को पार करना और प्लेटफॉर्म को पार करना, दोनों को पार करना होता है। यहाँ पर हम क्या लेंगे? दोनों ट्रेनों की लेंथ, दोनों लेंथ लेंगे, दोनों की, प्लेटफॉर्म की और ट्रेन की भी। गॉट दैट? अच्छा, स्पीड हमें फाइंड आउट करनी है। स्पीड नहीं फाइंड आउट करनी है हमें, स्पीड तो दे रखी है जो कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, 90 किलोमीटर प्रति। डिस्टेंस दोनों की लेंथ L प्लस L दोनों की ऐड कर देंगे। समय दे रखा है 1 मिनट। 1 मिनट ये मीटर में है, फिर हमें समय किस में रखना होगा? सेकंड में रखना होगा। 60 सेकंड रख लिया। अब इधर ऐसा तो हो नहीं सकता है कि इधर मीटर और सेकंड में है तो इधर किलोमीटर प्रति घंटे में स्पीड हो जाए, तो इसको भी हम 5/18 से मल्टीप्लाई करके चेंज कर लेंगे। 18 पंजे 90 55 25 25 गुणा 60 इक्वल टू 2L। 25 छिक्के 150 यानी कि 1500 हो जाएगा फाइनली। 2L L की वैल्यू हमें देखने को मिलेगी 750। 2 से 1500 कटेगा, फाइनली हमें L की वैल्यू देखने को मिलेगी 750। हमें रेलगाड़ी की लंबाई पूछी गई थी जो कि हमें देखने को मिलेगी 750, या प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछता तो हमें वो भी 750 देखने को मिलती। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपको ये जितना मैं आज बताया है इसका मेरा यही लॉजिक था इसके लिए कि आप इस ट्रेन के कॉन्सेप्ट में अंडरस्टैंडिंग कर पाए, समझ पाए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टाइप सेकंड का सेकंड क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। यदि उस रेलगाड़ी की लंबाई 73 मीटर हो तो 87 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे कितना समय लगेगा? आप जब भी अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर जाएं इस ट्रेन के कॉन्सेप्ट को तो आपको डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर पाएंगे। लेकिन पहले आप अपनी पकड़ कीजिए इस कॉन्सेप्ट में। एक रेलगाड़ी थी जो कि 73 मीटर लंबी है, ठीक है, 73 मीटर लंबी है, और एक प्लेटफॉर्म है 87 मीटर लंबा। ट्रेन चलती है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो इसको पार करने में कितना समय लगेगा? प्लेटफॉर्म को पार करने में, पुल को पार करने में। पुल है ये, प्लेटफॉर्म नहीं है, पुल है 87 मीटर लंबा। कोई इशू नहीं होना चाहिए। हमें डिस्टेंस दे रखी है, हमें स्पीड दे रखी है, तो टाइम को आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। T इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है, टाइम ही हमें फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस दे रखी है 83 और 87, 73 और 87 को जोड़ेंगे तो 7 3 10, 7 3 10, दोनों की लेंथ जुड़ जाएंगी।
8 7 15 और 1 16 160 मीटर स्पीड रखी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। हम इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे क्योंकि हमारे पास जो डिस्टेंस वो मीटर में है। तो 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे, 18 कहाँ पहुंचेगा, ऊपर पहुंचेगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 से 18 3 बार कटेगा, ये 16 3 48, 48/3 सॉरी 5, और 5 से इस 48 को हम कैंसिल आउट करेंगे तो 45 बचे 3, डेसिमल लगाएंगे 5 6 30, 9.6 सेकेंड हमें आंसर देखने को मिलेगा। 9.6 आंसर देखने को मिलेगा। ऐसा कोई ऑप्शन में नहीं है, आप एक और चेक कर लेना। आई थिंक इसके ऑप्शन गड़बड़ है, गलत है, ऑप्शन एकदम आंसर एकदम यही सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। आज इतने ही क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से रिवाइज करना। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं अगले लेक्चर में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।